हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और अगेन हमारी क्लास आज कई दिनों बाद हो रही है। रीज़न्स थे, इस वजह से मैं क्लास नहीं कर पाया था। तो अभी टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं उन सब को लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए याद रखना होगा। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विथ एन आउटले ऑफ ₹2800 करोड़। तो यहाँ से आप लोगों को चीज़ ध्यान रखने के लिए कौन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, उसका सब कुछ डिजिटल करने वाली है। और उसी को लेके एक स्कीम लॉन्च की है, एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ध्यान रखना है, इसके लिए टोटल 2800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये अमाउंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पहले मोटा मोटा समझते हैं। क्या, जैसे किसी भी किसान के पास जो भी ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है, उस ज़मीन का एक डेटा रेडी होगा। किस किसान के पास कितनी ज़मीन है, किस ज़मीन पे, उस ज़मीन के कितने हिस्से पे वो कौन सी खेती करता है, इन सब का डेटा रखा जाएगा। खेती से उसको कितनी पैदावार हुई है, कितनी उसको इनकम हुई है, अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जैसे गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेके आती है, फसल बीमा योजना लाइक दैट, ऐसी स्कीम्स के अंडर उन सब को कवर किया जाए। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ई मंडी, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मंडीज़, जहाँ पे वो ऑनलाइन जाके अपनी फसल पैदावार को बेच सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे खास पॉइंट जो याद रखने वाला है आप लोगों के लिए कि वो कितने साल के लॉन्च किया गया है। फ़िलहाल ये 2 साल के लिए लॉन्च किया गया है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये वही है, इसमें फार्मर्स की इलेक्ट्रिक रजिस्ट्री की जाएगी। उनके पास जो भी ज़मीन है, कितनी क्या कुछ खेती कर रहे हैं, उन सब का डेटा इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाएगा, तो उसको फार्मर रजिस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है, अंडर दिस मिशन एवरी फार्मर विल गिवन अ यूनिक आईडी। उनको एक यूनिक आईडी भी दी जाएगी जिससे उनका डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। और इसी मिशन के अंडर गवर्नमेंट, मोदी जी कहते हैं कि उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे जिससे वो पेस्टिसाइड्स का अगर छिड़काव उन लोगों को करना है, स्प्रे जिसको बोलते हैं, तो उन सब का छिड़काव वो ड्रोन को यूज़ करके कर सकते हैं। किसानों को ड्रोन्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे, वो इसी मिशन के अंडर होगा। The unique ID will help farmers avail themselves of the benefit of the various government schemes, जैसे PM किसान योजना है, फसल बीमा योजना, इन सब का फ़ायदा इस यूनिक आईडी से उन लोगों को मिलेगा। जैसे कि हमारा आधार काम करता है, जिससे आप लोगों की पहचान होती है। कोई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उस स्कीम के अंडर आप लोग आते हैं, तो आधार से जानकारी उठा के, इंफॉर्मेशन उठा के वो स्कीम आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। वैसे ही ये भी काम करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये एब्रीवेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ASISO स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सिस्टम। ASISO स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सिस्टम। क्या होता है, यूटिलाइज्ड बाय द बैंक। इसको कौन यूज़ करता है, बैंक यूज़ करते हैं। किसके लिए, फॉर मैनेजिंग डेली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है पैसे को लेके, उसको मैनेज करने के लिए बैंक इसका फ़ायदा उठाते हैं। कैसे, एक टर्म होती है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आई होप आप सब लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। ये बैंकों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक इमरजेंसी में RBI से डेली बेसिस पे अगर उन लोगों को नीड होती है तो वो पैसा उधार ले सकते हैं। ये होती है MSF। और इसी MSF के अंडर अगर कोई बैंक पैसा लेगा तो उस सिस्टम को कहा जाता है ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सिस्टम।
ठीक है जी, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 2020 में हुई थी, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। जब कोविड हुआ था तो सब कुछ बंद हो गया था, आप लोगों को पता है, लॉकडाउन लगा था, बैंक भी नहीं खुले थे। तो उस वक्त बैंकों के पास कैश की कमी होती थी, पैसे की कमी होती थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए तब आरबीआई ने ये स्कीम, ये मिशन, ये सिस्टम लॉन्च किया था, जिसका नाम है असीसो। ठीक है जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आसाम गवर्नमेंट। आसाम गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक स्कीम लॉन्च की है लड़कियों के लिए, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना। ये आसामी लैंग्वेज में है स्कीम का नाम, जो प्रमोट करेगी गर्ल एजुकेशन को और ख़त्म करेगी किसको? चाइल्ड मैरिज को, जो कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है, बाल विवाह जिसको बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखने वाली खास बात क्या है? कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? आसाम ने। दूसरा, इस स्कीम के लिए कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो 1500 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस स्कीम का टाइम पीरियड कितना रखा गया है? अगले 5 साल के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। ये फ़िलहाल इनकी एक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किन्हीं को, उनका नाम आप लोगों से पूछा है कि किसको फिक्की का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, तो इनका नाम है ज्योति विज। ये आप लोगों के सामने है। इनको ही अभी हाल फिलहाल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है फिक्की का। यहाँ से आप लोगों, ये अपॉइंटमेंट्स वाला जो सेक्शन होता है हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है ये, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एक एथलीट है इंडिया से, जिनका नाम है गुलवीर सिंह। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसमें? मेंस 5000 मीटर रेस में। ये इसीलिए न्यूज़ में है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए बन सकता है। ये रेस कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पोर्टलैंड, जो कि यूएस में है। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें इंडिया के गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी बना दिया। इस 5000 मीटर की रेस को कवर करने के लिए इन्होंने 13 मिनट 18.92 सेकंड का टाइम लिया। जो इनसे पहले ये रिकॉर्ड बन चुका था, उसको तोड़ दिया इन्होंने। पहले का रिकॉर्ड था वो 13 मिनट 19.30 सेकंड में था। किनके नाम था? अविनाश साबले के नाम पे था, जो कि लास्ट ईयर ही बनाया गया था। और अब हाल फिलहाल ये है मिस्टर गुलवीर सिंह, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, तोड़ दिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया था, जो कि इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसमें 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और टेरिटरीज़ हैं। इन सब को कवर किया गया है, जो कि वर्ल्ड का टोटल 99.7% पॉपुलेशन को कवर करती हैं ये 163 स्टेट्स। अब यहाँ से खास पॉइंट जो है एग्ज़ाम के लिए हम देखें तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक कौन सा था। इंडिया का रैंक है इसमें 116वां। फर्स्ट रैंक पे है इसमें आइसलैंड, सेकंड है आयरलैंड और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। चारों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के लिए पॉइंट है ये कि अब की बार का जो पीस इंडेक्स आया है उसमें ऑल ओवर 0.56% लोग कम खुश हुए हैं, उनकी खुशी कम हुई है। ठीक है, देखा ही होगा तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा कुछ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़े चल रही है, कहाँ कुछ चल रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने रिजेक्ट की है एक मर्सिबली प्ली किनकी? पाक टेररिस्ट। एक पाक टेररिस्ट है जिसने
लाल किले पर हमला किया था, उसने एक प्ली की थी, मर्सी प्ली किसके लिए पेटिशन डाली थी हमारी जो प्रेसिडेंट है उनके पास, कि उनकी फांसी की जो सज़ा है उसको रिजेक्ट किया जाए, उनको फांसी ना दी जाए। तो ये मैं आप लोगों के सामने क्यों लेके आया हूँ, यहाँ पे जो दो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बन सकता है कि कौन से आर्टिकल के अंडर राष्ट्रपति किसी भी को भी जो सज़ा दी गई है कानून के द्वारा उसको कम किया जा सकता है या उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो उस आर्टिकल का आप आंसर देंगे आर्टिकल 72। और गवर्नर अगर किसी की प्ली को सुनता है, पेटिशन को सुनता है, तो उसके लिए आर्टिकल है 161। जैसे कोई भी अगर कोई क्राइम करता है, उसको सज़ा दी गई 2 साल की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो अपनी पेटिशन राष्ट्रपति को भेजता है कि उसकी सज़ा को कम किया जाए, तो राष्ट्रपति को सही लगे तो उस 2 साल की सज़ा को कम करके कुछ नीचे तक लेके आ सकते हैं, जैसे 2 साल से 6 महीने, या फिर 2 साल की सज़ा है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। यही राइट जो होता है वो गवर्नर के पास भी होता है, स्टेट के गवर्नर के पास में। लेकिन वो अगर किसी को फांसी दी गई है तो फांसी की सज़ा को कम नहीं कर सकते। फांसी की सज़ा को ख़त्म करने का जो पावर है वो पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और इस जो ये टेररिस्ट था, इसका नाम आप लोगों को चाहिए, तो नाम है मोहम्मद आरिफ इलियास अशफाक, जिसने लाल किले के ऊपर हमला किया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इंडिया को चूज़ किया है टू होस्ट द इनॉग्रेल FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि दिसंबर 2025 में होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा 2025 में कौन सी कंट्री FIH का इनॉग्रेशन है होस्ट करने जा रही है, तो आप लोग आंसर देंगे इंडिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है FIH के प्रेसिडेंट कौन है, तैयब इकरम है, और इंडिया के जो हॉकी प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, डॉक्टर दिलीप। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और एक और पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि इससे पहले इंडिया 3 बार ये टूर्नामेंट होस्ट कर चुका है, जिसमें से 2 बार जीता है। अब ये 4th टाइम होगा जब इंडिया के अंदर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इंडिया आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नए होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी। ये है मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये किसको सक्सीड करेंगे, ये करेंगे जनरल मनोज सी पांडे को। ये आप लोगों के सामने है मनोज सी पांडे, जिनको सक्सीड रिप्लेस करने जा रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, जोशीमठ और कोसिया कुटोली 2 जगह थी जिनका नाम चेंज कर दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। जोशीमठ का नया नाम होगा ज्योतिर्मठ और कोसिया कुटोली का नाम होगा कैंची धाम। दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। खास पॉइंट क्या रहेगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विजिट किया था 8वीं सेंचुरी में कौन से को, जोशीमठ को, जिसके बाद इसका जो नाम ज्योतिर्मठ किया गया है उनके नाम पे, क्योंकि उन्होंने इसको विजिट किया था। और जो कोसिया कुटोली जगह है वो नीम करोली बाबा के नाम से आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी बार नाम आता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग वगैरह ये सब वहाँ जाते थे उनके दरबार में, उनके चरणों में। ठीक है, तो नीम करोली बाबा है, उनके नाम पे इस जगह का नाम अब क्या रख दिया गया है, कैंची धाम। तो यहाँ से आप लोगों को 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट जो जोशीमठ है उसका नाम क्या नया है, ज्योतिर्मठ। और सेकंड जो है कोसिया कुटोली, उसका नाम क्या है, वो है कैंची धाम।
कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, ये इनको आप जानते हो, ये है मिस्टर आर अश्विन रविचंद्रन अश्विन, जो कि बॉलर हैं, इंडियन टीम के स्पिनर हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद होना चाहिए, आई हैव द स्ट्रीट्स। ऑटोबायोग्राफी है तो किसने लिखा होगा? आर अश्विन ने ही लिखा होगा, लेकिन इनके एक को राइटर भी हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ मोंगा। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। यहाँ से ध्यान रखने की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है वो यही कि आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, आरबीआई इम्पोजेज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आरबीआई ने एक मॉनेटरी पेनल्टी एक लगाई है। कितने रुपए की लगाई है? वो लगाई है 1,39,50,000 रुपये की। ये अमाउंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन से बैंक के ऊपर लगी है वो रखनी है, किस रीज़न से लगी है। लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक प्रोवाइड करते हैं उनके लिए दिए गए रूल्स बाय द आरबीआई जो हैं सही से फॉलो नहीं किए, इस करके इसके ऊपर ये पेनल्टी लगी है। और हमारे एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बनेगा कि कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट को फॉलो करके आरबीआई ने ये पेनल्टी लगाई है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा सेक्शन 47(1)(a), उसके साथ में सेक्शन 46(4)(i) और थर्ड सेक्शन होगा 51(1). इन तीनों सेक्शन को फॉलो करके आरबीआई ने ये पेनल्टी लगाई है। और कौन से एक्ट के अंडर आता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, BR एक्ट भी जिसको बोलते हैं, इस एक्ट को फॉलो करके ये पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है। तो यहाँ से पॉइंट जो ध्यान रखने हैं वो कौन से बैंक पे लगा है, कितने रुपए का लगा है, कौन से सेक्शन से लगा है और कौन से एक्ट से लगा है। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और इन्हीं के साथ हमारी वीडियो आज यहाँ पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।